नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल MK की पाठशाला में। सबसे पहले मैं आपको इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी हर मनोकामनाएं इस वर्ष पूरी हो। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं जो रोज़ाना आप लोगों के लिए सोमवार से शनिवार रात के 8 बजे बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा था, तो पिछले कुछ दिनों से 2-4 दिनों से शायद वो क्लासेस आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि थोड़ी सी मौसम की गड़बड़ी होने की वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पाया था बच्चों का, और ऑफलाइन बच्चों का मैं टेस्ट ले रहा था। इस वजह से भी 2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई थी। इस वजह से आप लोगों को क्लासेस नहीं मिला था, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि पूरी तरह से कंप्लीट कोर्सेस आप लोगों को करवाई जाएगी, तो समय करवाऊंगा। तो आज से फ़िलहाल ये क्लास फिर से कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह 2 चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर। दोस्तों, आज के ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच इस क्लास को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक के लोग जुड़कर वे अपनी पढ़ाई को इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट कर सके। मैं क्लास के बीच में बार बार ये सब बातें मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता कि शेयर, लाइक, सब्सक्राइब वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरी क्लास सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस दे। और इसलिए मैं आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट प्रारंभ में ही कर देता हूँ, ताकि अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। आप जुड़कर इनसे अपनी क्लास करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्लास क्या है। वो मनोरंजन के लिए पढ़ने का है। चलो इसमें देखो, अभी तक जो इसमें चल रहा था, अच्छा 2 घातीय समीकरण बता, 2 घातीय बहुपद के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है। उसको बताने का 3 नियम जैसे मैंने बताया था। पहला नियम क्या था? गुणनखंड, फिर था पूर्ण वर्ग, और एक था द्विघातीय सूत्र से। इन तीनों विधि में से गुणनखंड विधि वाला हुआ था नहीं, 2 विधि अभी बचा हुआ है, आगे चैप्टर में उसका आएगा, ठीक है। अब बीच में कौन सा समीकरण आ गया? बीच में जो है 2 घात वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर आ गया है। क्या बोलते हैं इसको? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब समझना रैखिक 2 वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो रैखिक का मतलब क्या होता है। रैखिक बहुपद लिखाए थे ना। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का सिर्फ अधिकतम घात 1 ही हो उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, या नहीं तो जिस बहुपद का कोई भी पावर लिखा हुआ नहीं हो। यानी कि अगर मान लीजिए हम 5x + 3 ऐसा लिख दिए, इसमें कुछ पावर है x में नहीं है, तो ये सब कंडीशन वाला जो भी बहुपद होगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। टेस्ट में आया हुआ भी था, बिना घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? था ऑप्शन में ना, रैखिक बहुपद। यानी कि जब किसी बहुपद में कोई घात नहीं रहेगा तो उसको मानेंगे वो रैखिक बहुपद का चीज़ है। अब यहाँ पर है रैखिक बहुपद तो होना चाहिए, साथ ही साथ कितना, क्या लिख दिए? 2 घात वाले नहीं, 2 चर वाले होना चाहिए। समझना क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वही बात नहीं। चर का मतलब क्या होता है बताते हैं। अंग्रेजी का जितना भी लेटर होगा ए से लेकर जेड तक, उन सबको चर राशि माना जाता है। तो समझना, मान लो कि एक समीकरण लिखते हैं, इसमें हम x + y बराबर कितना हो गया? 7, ये कुछ भी लिख दिए। अब समझना है दोनों जो चर है x और y, दोनों में पावर कितना कितना का है? सब में 1-1 पावर है। तो 1 पावर वाला जो भी रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रैखिक समीकरण, ठीक है। और समीकरण क्यों बोलेंगे इसमें? क्योंकि बीच में क्या देख रहे हैं? बराबर देख रहे हैं, और दोनों साइड कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। इस तरह के सवाल को समीकरण बोलते हैं, पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं। अब चूंकि दोनों में पावर 1-1 है, इस वजह से इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। एक साइड एक y है, 2 चर हुआ कि नहीं हुआ? 2 चर हुआ, इस वजह से इसको क्या बोलना है? इसको बोलेंगे 2 चर वाला, पावर 1 है तो
रैखिक समीकरण, तो समीकरण ये दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको बोला गया। ठीक है, अब रही बात इनका आंसर कितना निकले। कभी कभी आता क्वेश्चंस में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, 1 2 3 4 अनंत। ठीक है, क्या मारेगा, अनंत होता है, जितना चाहे उतना मान निकाल सकते हैं इसका। ये फिर एक बोलता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, अनंत निकलेगा। जैसे कि मान लो x बराबर, यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका। ठीक है, इसका x का आंसर, y का आंसर, x प्लस y मिला कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। इसका मतलब x का मतलब क्या ले, x का मतलब अगर हम 1 लेते हैं, y का मतलब 6 लेते हैं, फिर भी तो 7 निकल जाएगा। नहीं हो गया, x का मतलब 2 लेते हैं, y का मतलब 5 लेते हैं, फिर भी तो 7 हो जाएगा। x का मतलब 3, y का मतलब 4, फिर भी तो 7 हो जाएगा। नहीं, 4 3 फिर भी 7 होगा, 5 2, ठीक है, 6 1, 7 सब में आ रहा है कि नहीं। एक हुआ x का आंसर, ये हुआ y का आंसर, तो बहुत सारा वैल्यू इसका आ रहा है। 0 + 7 7 0 कितना आ गया, सबका 7 7 निकल रहा है। और इससे अलावा और कुछ होगा, बहुत होगा, इसका सीमा कुछ नहीं है। ठीक है, क्लियर, ऐसा निकाले, इतना ही समझ में आ रहा था कि सर इतना ही आंसर निकलने वाला है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीका से निकाल दें, 7 था ना, x बराबर क्या होगा, 7 माइनस क्या होगा, y। ठीक है, अब y के मान जो भी मन में करे लगा लो, कहाँ तक, जितना भी संख्या दुनिया में होता है, कुछ भी मान y की जगह पे लगा देते हैं, जो भी वैल्यू निकलेगा किसका मान निकलेगा, एक मान निकलेगा। संख्या का तो ना अंत होता नहीं है, तो इसका आंसर भी कितना होगा, अनंत निकलेगा। जैसे मान लो 7, y के मान 10 लगा दिए, कितना लगा दिए, 10, वैल्यू क्या निकलेगा, -3। तो y का मान 10, तो x का वैल्यू -3। जब 10 और -3 को जोड़ेंगे ना, तो 7 पूरा जाएगा। हर बात समझ में। इस तरह से क्या कंसेप्ट निकला इससे ये पता चलता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितना चाहेंगे उतना हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट याद रखना। कहाँ की कुछ कपड़ा था यहाँ पे, उतार लेते सर। नहीं सब रुको ना, मैं जो लिखेंगे उतारना। तो इसका मतलब ऐसा समीकरण, ऐसा समीकरण जिसमें कोई दो चर तथा चर राशि कर देते हैं, राशि तथा उनका घात कितना हो, घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण कहा जाता है। आई बात समझ में। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 3x + 2y = 4। ठीक है, ये सब क्या, ये सब रैखिक समीकरण है, क्योंकि सब में x y आ रहा है, दो अलग अलग मान है। ठीक है, ये सब तरीका देखो, ये सब एग्जाम्पल क्या चीज़ का हुआ, सब रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल हो गया। अब एक नोट क्या देना है इसमें, जो भी बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। कितना हल होगा, अनंत हल होता है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया, इसको ध्यान में रखना। कैसे निकलेगा तो बता दिए, हल अनेक हल कैसे हो रहा है। तो इसको यहाँ तक उतारो, इसको फिर आगे करते हैं। उतारने देगा इसको वजह से तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अगर परफेक्ट आंसर निकालना है, एक अद्वितीय हल, ठीक है, उसके लिए हमको कम से कम दो समीकरण की जरूरत पड़ेगा। एक समीकरण से नहीं निकलेगा। एक समीकरण से मतलब कि मनचाहा आंसर निकलता है, जितना भी चाहे उतना निकलेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्लियर मान निकालना होगा x और y का, तो इसके लिए कितना समीकरण चाहिए, कम से कम 2 समीकरण चाहिए, समझना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का पहले समझ जाए, इसमें जो क्या होगा, व्यापक रूप होगा। व्यापक रूप पता है क्या होता है, व्यापक
रूप या संरचना कुछ बोल सकते हैं। इनका संरचना कैसा होगा, ठीक है। इनका होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये क्या हो गया, ए होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान। अरे समझ में, यानी जहाँ ए और बी क्या हुआ तो बता आप नहीं थे। नहीं बताएं। जहाँ ए तथा बी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी क्या हो गया, ये कोई न कोई पूर्णांक संख्या या फिर क्या है, अचर पद है। क्या है, अचर पद। अचर पद मतलब क्या हुआ, इसके जगह पे कोई ना कोई वैल्यू रहेगा, 5, 6, 7, 7/2, 3/2, कुछ भी इसके ए बी और सी के जगह पर रहेगा। लेकिन बगल में एक्स और वाई एक क्या है, ये चर पद के रूप में लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह का जो कंडीशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, व्यापक रूप बोलते हैं किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल इसमें सेट होगा सभी का सभी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे क्या देखना, एक क्वेश्चन इसमें हुआ, अब 2x + 3y + 6। अब देखो तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। अगर 6 को यहाँ नहीं लिखे तो क्या करो, उधर कर दो, तो बात तो सेम ना होगा। तो इसको मतलब फॉर्मेट इधर ही हम रख दिए हैं सबको, चलो 0 मान के चलते हैं इस तरह से। तो a का मतलब 2 हो गया, b के जगह पे 3 हो गया और c के जगह पर 6 हो गया। यहाँ बात पकड़ना है, इसमें ये सीखना पड़ता है कि a का मतलब क्या हुआ, इसमें इस समीकरण में a बराबर क्या, b बराबर क्या, c बराबर क्या, क्योंकि इनसे संबंधित भी सवाल आगे आएगा। अरे बात समझ में ना, तो यहाँ पर जो है ये सब बात समझना जरूरी है। अब जो है इस तरह का सवाल अगर सामने रहेगा, मान लो कि 2x + 3y = 6, या 6 इधर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसमें 3x - 2y = 4, इतना हो गया ना। अब इनको सोल्व करना है, सोल्व करके x और y का मान निकालना, समझ ना। यहाँ पे डबल क्वेश्चन हो गया, डबल समीकरण है। कितना समीकरण हो गया, डबल समीकरण है। ऐसा कंडीशन में इसका जो मान निकलेगा कोई एक ही आंसर निकलेगा, दो आंसर नहीं हो सकता है। x का भी कोई एक ही आंसर निकलेगा, y का भी कोई एक ही आंसर निकलेगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है फिर, तो इनको बनाने का कितना तरीका हो गया, 4 तरीका हो गया, ठीक है। इनको कितने तरीका से बनाएंगे, 4 तरीका से, चारों को पढ़ना पड़ेगा। और 4 तरीका में से क्या क्या होता है, पहला पॉइंट देखना। पहला पॉइंट यानी किससे बना सकते हैं इसको, इसका हल किससे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया ग्राफीय विधि बोलते हैं इसको, ग्राफीय विधि, ठीक है। इस मेथड से भी इसको, इस समीकरण का x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि के माध्यम से भी इनके आंसर निकालेंगे। हर मेथड को पढ़ना यहाँ पर, तब समझ में आने वाला है। उसके बाद हो गया प्रतिस्थापन विधि, कितने विधि, प्रतिस्थापन विधि। इसके अलावा क्या होगा, और एक बच गया वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ये कितने नियम हो गया, 4 तरीका होगा किसको बनाने का, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने का 4 तरीका होता है। और इन चारों तरीका को बारी बारी से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में ज़्यादातर जो है व्रज गुणन और प्रतिस्थापन ज़्यादा पूछता है, ग्राफीय तो खैर आता ही है, ठीक है। ये 5 नंबर का ये अलग से रहेगा, फिक्स है। और दोनों 3 नंबर तक का प्रश्न में आएगा एक सवाल में। विलोपन नहीं बराबर आता है, लेकिन सवाल में सबसे इजी विधि यही है। कौन विधि है, थोड़ा जल्दी बनता है, इसलिए इसको एग्जाम में कम पूछता है। चूँकि है तो पूछ भी सकता है, लेकिन थोड़ा सा इस सब में ज़्यादा फोकस दिया गया है, ठीक है, एग्जाम में। तो इनको डायरेक्टली एक समीकरण दे देगा, बोल देगा प्रतिस्थापन विधि से इनका हल करें, x y का मान निकालो, या ब्रज गुणन से बनाओ, या ग्राफीय विधि से बनाओ। ग्राफीय विधि दे देगा तुमको 5 नंबर का, नहीं। तो यहाँ पर जो है ये सारा मेथड को सीखना पड़ेगा। तो यहाँ तक उतारो, फिर आगे करते हैं कुछ। सबसे जो बड़ा देखो विधि तो सब आसान ही है ना, थोड़ा सा लंबा तुमको पड़ जाएगा किसमें, प्रतिस्थापन में थोड़ा सा जाता खिंचाता है गाड़ी, ठीक है। हाँ, और सबसे शॉर्ट विलोपन हो जाएगा,
उनसे थोड़ा सा ज़्यादा को ब्रज गुणन आ जाएगा नहीं। और ग्राफ ये तो खैर उसका ग्राफ कॉपी में अलग से बनेगा। तो पहला विधि जो है, अब ये जो चैप्टर स्टार्ट होगा 3.1 का, समझना इधर एक्सरसाइज 3.1 का चालू स्टार्ट जो होगा, इसमें सबसे पहला ग्राफीय विधि पर ही बात किया गया है। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ग्राफीय विधि से ही होगा। तो क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लिखा हुआ था इसमें, देखना। बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से, समझना क्वेश्चन को, आफ्ताब अपने है क्या हो रहा है इधर, नहीं समझ में आएगा, कल से पढ़ने मत आना तुम, है मजाक नहीं कर रहे हैं। जितना पेमेंट है पेमेंट भी रख लो, पढ़ने मत आना। नहीं लेना हमको, तुम कल से मत आओ क्लास। आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। यानी इसमें 2 व्यक्ति होगा। 2 व्यक्ति क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक सर्वाइव 2 मान होता है, इसलिए 2 व्यक्ति होता है, ठीक है, ध्यान देना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये लिखा हुआ था। ठीक है, इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजीय गणित मतलब क्या हुआ? इसको समीकरण के रूप में लिख के छोड़ देना है। उसके बाद इसके अलावा बोला कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करो, इसका ग्राफ भी खींचना पड़ेगा। अरे बात समझ में? इसके लिए ग्राफ वाला कॉपी चाहिए, तब उसमें खिंचाएगा। तो सबसे पहले अभी क्या कर देते हैं हम, आखिर इसको बीजीय गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? बीज गणित का मतलब क्या हुआ? एक बहुपद निकाल के एक समीकरण निकाल के, एक समीकरण निकालना ही बीज गणित के रूप में होगा। हाँ हाँ, जो भी कॉपी लेकर आ जाना। देखना, सबसे पहले समझो कि इसको समीकरण के रूप में कैसे लेकर आएंगे, वो तो मेन चीज़ है ना। तो ग्राफ तो फिर खींच ही नहीं सकते हैं अगर समीकरण निकल गया तो सबसे पहले समझना, क्वेश्चन में 2 व्यक्ति हल्ला नहीं है, फिर बात क्यों कर रहा है? सर बोल रहा है मत बोलो शीश, तुम ना पढ़ाती है तो बात करता है। इसमें आफ्ताब, चलो मान लेते हैं आफ्ताब की उम्र, वर्तमान उम्र समझना, माना आफ्ताब का वर्तमान उम्र या आयु, कुछ भी लिख सकते हैं। कितना हो गया? मान लिया x वर्ष का हो गया। समझना, इसमें जो भी चीज़ नहीं पता रहता उसे हमेशा क्या किसमें मानते हैं, या तो x में या तो y से उसको मान लेते हैं। तो आफ्ताब की उम्र भी नहीं पता था, उसको हम x मान लिए। और दूसरा कौन था? उसकी पुत्री थी, ये ना। तो पुत्री का वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु कितना का होगा? इसको मान लेते हैं y वर्ष का है, ठीक है। ये जो कंडीशन लिखा हुआ था कि कोई किसी से कितना गुना हो रहा है, ये कब की बात है? ये 7 वर्ष पहले की बात है, अभी की बात नहीं है। ये वर्तमान मतलब अभी का उम्र हो गया ना। तो 7 वर्ष पहले जो है, बोला कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब किसके लिए बात किया गया है? मैं मतलब कौन बोल रहा है? उनका पिता बोल रहा है अपने पुत्री से कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पहले की बात किया है, अभी तो बात नहीं किया गया है। तो 7 वर्ष पहले दोनों की उम्र कितना कितना था? चलो यहाँ पे सीधे प्रश्नानुसार कर देते हैं। प्रश्नानुसार, अगर मान लो कि आफ्ताब का उम्र अगर अभी वर्तमान में 1 वर्ष का हो रहा है, तो 7 वर्ष पहले इनका उम्र कितना था? पहले का मतलब क्या होता है? अभी से पीछे वाला साल में, मतलब 7 वर्ष पीछे चले जाओ। पीछे जाएंगे तो 7 वर्ष तो कमेगा इसका उम्र। अगर अभी 1 वर्ष का हो रहा है तो 7 वर्ष पहले क्या होगा इनका? अभी से 7 वर्ष कम हो जाएगा, ये मतलब हुआ। तो 1 था अभी का, 7 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष से माइनस कर देंगे। ये हो गया उनके पिता का उम्र, किसका? यानी आफ्ताब का उम्र हो गया। तो 7 वर्ष पहले पिता चला गया ना, इनका पुत्री को भी तो 7 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा इनका उम्र ज्ञात करने के लिए। तो आगे अगर प्रेजेंट टाइम में इनका आयु कितनी है? y वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले क्या था? अभी से 7 वर्ष छोटी होगी। इसका मतलब अभी वाला उम्र में इनका 7 वर्ष माइनस कर दो। अरे देख बात समझ में? अब दोनों को हमको क्या कर दिया? बीच में बराबर कर दिए। क्यों किए? क्योंकि समीकरण में तो बराबर देना ही पड़ेगा। ऐसे होगा? नहीं होगा। तो बराबर किए, इनके पिता है, इनका पुत्री है। पिता तो ऐसे भी अपने पुत्र से बड़ा ही होता है, नहीं होगा? लेकिन बड़ा होगा तो ये अधिक मान, ये कम मान है, तो हमको इक्वल करना है। तो कहीं ना कहीं गुना किसी में करना पड़ेगा। तो गुना किससे करने के लिए बोला गया है?
बोला कि मैं तुमसे 3 वर्ष नहीं 7 गुनी का था, 7 गुना करना पड़ेगा। अब पता करो 7 गुना इसमें करें कि इसमें करें, एक्स वाला में करें कि पुत्री वाला में करें? एक्स वाला में कर दो। चलो देखो, इनका बाप ऐसे भी इससे बड़ा ही था पहले से, उसको और खिला दिया, क्या हो गया? और बड़ा नहीं हो गया? बराबर हुआ इसमें? तुमको बराबर करके चलना है, तो गलत बात ना हो गया। तो यहाँ पे गुना नहीं होगा, बाप बेटी दोनों बराबर रहेगा। हाँ क्यों नहीं रहेगा? कैसे रहेगा सर? 2 kg चावल हाँ। और 5 किलो एक बटखरा लगा दिए, दोनों बराबर नहीं होगा? मान लो एक तराजू, समझना इसमें नमूना सब, समझ गया सर। एक तराजू बन गया ना। मान लो इसमें 2 kg क्या चावल है, यहाँ पे 5 किलो का बटखरा लगा दिए, दोनों बराबर नहीं होगा? तो क्या करें तो बराबर होगा? इसमें 2 किलो चावल था ना, 3 किलो इसमें आलू भी रख दो, तो बराबर क्यों नहीं होगा? नहीं हो जाएगा फिर बराबर? सेम कंडीशन है, ये चूंकि जानते हैं बड़ा है, ये छोटा है, तो इसमें कुछ ऐसा दो जिससे बराबर हो जाए। क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोल दिया था। ऐसे गुना क्यों किया? उनको पिता अवता बोला था कि मेरा जो उम्र हुआ ना तुमसे 7 गुना का हूँ, अगर तुम में 7 गुना कर देंगे तब मेरे लेवल के तुम हो जाएगी। एक आने मतलब हुआ, तो 7 गुना कर दो, इसके बराबर फिर हो गया तब वो। तो यहाँ से क्या निकलेगा? समीकरण निकलेगा, ध्यान देना कैसे निकलेगा। तो x माइनस 7 यहाँ पर क्या हो गया? 7 गुना y कितना हो गया? 7 गुना 7 कितना हो गया? 49। x y एक तरफ रहेगा, इसमें x यहाँ पर नियम है कि x और के साथ कौन रहता है? y वाला बात होना चाहिए, तो इधर लेके आ जाओ। प्लस क्या बनेगा? माइनस का 7y, यहाँ पे 49 था ना माइनस का, प्लस 7 माइनस 7 क्या बनेगा? प्लस का 7 बचेगा इधर। तो क्या निकलेगा? x माइनस 7y बराबर क्या निकला? माइनस का 42। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 निकल गया। तो इस सब का क्या बताए थे? इस सब टाइप का जो समीकरण रहेगा जिसमें x और y दोनों चर राशि हो, इसको सॉल्व करने के लिए 2 समीकरण चाहिए, एक समीकरण से नहीं बनेगा। अरे बात समझ में ना? इसके लिए इसका मतलब हो गया एक समीकरण हमको और निकालना पड़ेगा। तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? फिर प्रश्न पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब 3 वर्ष बाद के बारे में बात किया गया, अभी के बारे में नहीं किया। यहाँ पे करते हैं इसको, पुनः देखना फिर से प्रश्न अनुसार क्या होगा। पुनः प्रश्नानुसार फिर से, अब से बोला कि अब से 3 वर्ष बाद। अब का मतलब क्या हो गया? अब का मतलब वर्तमान टाइम, ठीक है, मतलब कि आफ्ताब के लिए जो एक्स उम्र है वही रहेगा अब के लिए। तो अब हुआ इनका एक्स उम्र, इसमें 7 वर्ष पूर्व की बात कहा गया था, और इसमें क्या बोला गया है? 3 वर्ष बाद। बाद का मतलब क्या होता है? आने वाले साल में 3 वर्ष आगे जो आएगा, अभी 22 है तो क्या हो जाएगा? 25, 2025 में, है ना? तो 25 में आदमी का उम्र बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। 3 साल आगे पूछे, 3 साल इसमें ऐड कर दो, एक किसका उम्र हो गया? समझ ना, ये हुआ आफ्ताब का उम्र, ठीक है। अगर ये आफ्ताब हुआ, आफ्ताब अगर बड़ा हो गया तो उनका पुत्री क्या छोटी होगी बड़ी होगी? वो भी बड़ी होगी। इनका वाई था तो प्लस इनमें भी क्या कर देंगे? 3 साल ये भी बढ़ेगी, ठीक है। अब इनको बराबर करना है, तो किसमें क्या गुना करें? तो बोला गया 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का मतलब 3 गुना किस में करें? पिता में कि पुत्री में? पुत्री में करना पड़ेगा। पुत्री है ना, वाई वाला पुत्री था ना, कर दो गुना। यहाँ बनेगा x प्लस 3 3y प्लस 3 तिया 9, x माइनस 3y 9 में क्या होगा? 3 घटेगा ना, क्या बचेगा तब? सीधा कर दो 6 इस, चलो दिमाग घूम जाएगा नहीं। 9 घटा कितना हो गया? 3। तो x माइनस 3y बराबर 6। ऐसा समझ बात? ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। बस यही 2 समीकरण है, और इस चीज़ को जो 4 नियम बताए थे ना, उन 4 नियम से किसी से भी आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन पर्सनली इस चैप्टर में जो बोला गया कि ग्राफीय विधि से इसका आंसर निकालो, या ग्राफीय विधि में, ग्राफीय रूप में इसको क्या करना है? निरूपित कर देना है, इसको दर्शा देना है। अरे बात समझ में? तो ये जो निकला है 2 समीकरण, किस रूप का हुआ? ये जो दोनों हुआ, ये हुआ बीजगणितीय रूप का। अरे बात समझ में? तो बीजगणित का रूप मतलब यही था लिखना। अब ग्राफ का विधि तो फिर ग्राफ को पिराने के बाद ही पता चलेगा। बीजगणित का मतलब बीजीय व्यंजक बताए थे, क्या होता है बीजीय व्यंजक? एक्स वाई वाले बात को बीजीय व्यंजक बोलते थे। एक्स वाले बात निकल रहा है ना,
हो गया विजय व्यंजक। क्या देखो तब क्वेश्चन क्या है। तो अभी तक जो दो समीकरण निकाल दिए थे, दो समीकरण क्या था पहला बोलो तो, क्या सर? जो लिखी थी पहला समीकरण क्या था? x माइनस 3y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, ठीक है। चलो x माइनस 7y इजकल टू कितना है? माइनस 42। ये जो एक समीकरण बन गया। अब समझना, इन समीकरण से क्या करेंगे? एक मान सारणी निकालेंगे। समझना है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। मैं स्टिच लगा। नहीं। हो गया ना? ग्राफ में बनेगा सर। अब देखो, अब इसमें क्या करना है? इस ग्राफ निकालने के लिए इधर क्या करो, x ने तो y का किसी का भी एक मान यहाँ पे रख लेना, ठीक है। तो x ही आसान है। x बराबर क्या होगा? माइनस 42 माइनस 7y, माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा ना, बटे कुछ नहीं है, समझ ना। तो x बराबर ऐसा मान निकलेगा। अब इसमें क्या करो, y की जगह में जो मन करो वो रख लो। तो जो भी वैल्यू निकलेगा किसका मान निकलेगा? x का मान लिखना है, निकलेगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान इसमें क्या देने वाली बात है कि x और y का मान में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अंतर मतलब क्या हुआ? दोनों ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। मान लेते x का निकला 2, y का निकल गया 25, तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। कितना ज़्यादा दूर हो गया ना, दोनों का अंतर कम से कम समझना 10 का यूनिट में रहना चाहिए। 10 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। 10 के अंदर ही रहना चाहिए, 2 4 ठीक है। हाँ, 2 4 5 6 7 तक की लेवल आ जाएगा। इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर ग्राफ में इसको हम नहीं अंकित कर सकते हैं, कॉपी से बाहर चला जाएगा। अरे बात समझ में ना? हाँ, तो समझना कैसे करेंगे। सबसे पहले अनुमान लगाना, ध्यान देना। अनुमान क्या लगता है? अपने मन से मान लो कि इसमें एक लगा लिए। कितना लगा लिए? तो 7 गुना 1 7 रहेगा ना। 7 गुना 1 7 यानी घटा 42 प्लस 7 कितना हो गया? माइनस का 35 होगा। अब समझना अंतर क्या हुआ। y का मान 1 लगाए, इसका मान 35 हो गया। कितना अंतर है? y का मान 1 हुआ, एक का मान क्या निकल गया? 35। ज़्यादा डिफरेंट हो गया दोनों के बीच ना, तो ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी मान सही है, लेकिन कॉपी इसके लिए बहुत बड़ा होना चाहिए, नहीं तो मान अंकित करने में समस्या हो जाएगा, ठीक है। तो ए मान को नहीं लेते हैं। तो आप समझो कि कम कैसे करेंगे। कम करना मतलब या तो y को बढ़ा दो, x को कम कर दो, कुछ भी कर दो। तो x का मान कम कैसे होगा? x का मान तो जो निकला ऑटोमेटिक वो निकलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कर किस में सकते हैं? सिर्फ y का मान ही अलग अलग रख सकते हैं। तो y का मान 1 था, अब क्या करो, अब समझना, अगर इसमें जितना ज़्यादा जोड़ेंगे उतने नहीं कम मान निकलेगा। 7 जोड़े थे तो 35 निकला। अगर मान लो इसमें 2 लगा देते तो 14 बन जाता है। 14 बनता तो इसका मान और कम निकलता कि नहीं? तो इसको जितना ज़्यादा करेंगे उतना इसका वैल्यू कम निकलेगा। आ रहा समझ में बात? उल्टा नियम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही दिमाग लगाना है। तो इसको हम 3 से कर देते हैं, 5 से सर। मतलब 5 कर दिए। अब देखो तो 35 इसमें निकल गया। 7 5 तो y का मान इस पर कितना ले लिए? 5 लिए ना। जी सर। तो घटा 42 प्लस का 35 कितना बचेगा? 7 माइनस में 7 होगा। कितना का अंतर हुआ? दोनों 2 का अंतर हुआ। जी सर। तो ये मान बिल्कुल सही है, मतलब आराम से हम ग्राफ में बना देंगे इसको, ठीक है, कोई टेंशन नहीं होगा। तो कभी कभी जो है ज़्यादा अंतर होगा तो वहाँ में समस्या हो जाएगा। उस अंतर को कम करने की कोशिश करना, अंतर को कम कैसे करेंगे। अरे बात समझे ना, तब जाके ग्राफ में सही से इसको बना पाएंगे। तो देखो तो यहाँ पर y का मान कितना हो गया? 5, y का स्थान पर 5। x का मान क्या निकला? मैंने साथ है ना x से बेलो। तो ये जो मान है यहाँ x के कॉलम में लिख दो। एक मान हो गया, एक और मान यहाँ लेना पड़ेगा। कम से कम 2 मान से निकलता है, 2 मान से कम मान से नहीं निकलेगा। समझना, इसी पे सिर्फ रफ करना है। अभी इसका y के मान 5 लेके बना दिए। अब क्या लेंगे? घटा 42 प्लस 7, y के मान क्या पकड़ो? जो y के मान ने गुना करना पड़ेगा उसके साथ में, है ना। चलो अब इसके बाद क्या है देखना, ध्यान देना। अब जो 7 5 35 हुआ इसमें, या भुला दिया पैसा देख के। 5 दीजिए ना सर। अच्छा, इसमें किसका क्या मान दिए थे? हाँ चलो हम सोच रहे थे। उसमें सर 42 ऐसे कहाँ से आप उसको 42 कहाँ से आया? भाई सर तो बताइए। देख रहा है इधर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे ना।
तो घटा 42, y के मान यहाँ में 6 रखी, ध्यान देना, y के मान कितना लगाए हैं, 6 लगाए हैं, 7 6 कितना हुआ, 42 ये भी हो गया, घटा 42 प्लस 42 कितना होगा, 0 हो जाएगा, माइनस क्या होगा, वही तो सर। नहीं होगा 0, दोनों आपस में घट जाएगा। तो y का मान लगाए 6, x का वैल्यू क्या निकाले, x बराबर 0, तो y का मान 6, x मान 0, ठीक है। 5 नंबर लेना समझो से, बस हो गया मान सर नहीं, इसको ग्राफ खींचना है। समीकरण 1 का बनाए ना, उसी तरह से समीकरण 2 का भी बनेगा। एक समीकरण और क्या था बोलो, नहीं सर, बना के लाएंगे, बता रहे हैं, रुको ना, बना के लाएंगे। बना के लाएंगे। -3y बराबर एक बच्चा से भी नहीं बने, हमको फिर से करना पड़ेगा, बोलो x माइनस 3y बराबर 6 था ना, समझ ना, इनका मान सारणी अलग से फिर निकालना पड़ेगा हमको। सर दोनों का बना के लाएंगे। हाँ, जैसे 2 2 बना दिया ना, कम से कम तुम लोग घर में एक और कर लेना बस, ठीक है। 3 से ही बनेगा, 4 भी कर लो, कितना 10 15 कर लेंगे, सबसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कम से कम 2 मान से कम मान नहीं होना चाहिए, कम से कम ये वो कर लेना, तो अपने उस घर में चलो 3 मान निकाल लेना। 10 कर देंगे। अब यहाँ पे समझना, 6 -3y यहाँ क्या बनेगा करके, यहाँ था ना -3y, जब राइट हैंड में जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो +3y बन जाएगा। अब किसका मान रखते हैं हम, y के मान कुछ भी लगा लो, समझ ना, हल्ला नहीं। अगर मान लो y के मान क्या लगा लिए, 2 लगा लिए, कितना मान हो गया, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो गया 12, 1 2 1 12, अंतर थोड़ा सा घिचा रहा है, ज़्यादा नहीं घिचा रहा है, 10 का डिफरेंट हो गया। कोशिश करो कम करो, तो कम कैसे करेंगे, इसका मान मान लो 1 ले लेते हैं, 3 का 3 यहाँ में 6, 9 हो गया, 1 और 1 9, 8 का अंतर दोनों का हो रहा है, ठीक है। चलेगा। और कम कर सकते हैं चाहेंगे तो, मान लो इसको कर लिए -1, क्या कर लिए, तो एक जो मान जो है माइनस प्लस कुछ भी लगा सकते हैं, अपना कॉमन सेंस से, किससे करने से काम आएगा, इससे समझना पड़ेगा, ठीक है। 3 × -1 क्या होगा, -3 रहेगा। अब जो है 6 में -3 घटेगा ना, कितना बचेगा, x का y का -1, x का 3, y का -1, x का 3 हुआ, ऐसे लगाते हैं। और दूसरा देखो, फिर से करो, एक गुना और चाहिए हमको ना, 6 + 3 क्या गुना करें इसमें, -4 कर लेते हैं, -4, 6 + 4 तिया माइनस में ना, कितना बचेगा, -6 बचेगा ना। तो y के मान क्या लगाए थे, -4, क्या निकल गया, -6 बना, मान सारणी हो गया। बस यही में झोल झपाट है, यही मान सारणी निकालने में, ग्राफ में कुछ दम नहीं है, ठीक है। ग्राफ ऐसे बन जाएगा हंसते खेलते, सिर्फ अगर ये समझ में आ गया कि मान सारणी कैसे निकालते हैं, फिर ग्राफ बनाने में कोई टेंशन नहीं है। तो आज यही तक रह देते हैं, ठीक है। अगला जो है ग्राफ कल बताते हैं, कॉपी लेकर आना तब। परीक्षा देगा पूरे पढ़ने को